अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा, कल बात हो रही थी ना मैप्स की। जो जजीरतुल अरब, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन कितना एरिया जजीरतुल अरब में आ रहा है, कौन से एरिया उसके बाहर आ रहे हैं, अरेबियन पेनिनसुला क्या है। तो अरूब एक्सप्लेन कर रही थी माशाल्लाह बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैप शेयर वो कर देना और मैप को सामने रख के एक्सप्लेन करें ना, तो कुछ चीजें जो उस वक्त क्लियर नहीं हो रही थी वो भी इंशाल्लाह हम सबको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? क्योंकि मैप तो कम से कम क्लियर होना ही चाहिए ना हम लोग को फ्रॉम डे वन। सही है। तो अरू प्लीज आप अगर शेयर करके थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें हमारे छोटे से लेवल पर आकर। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, आ रही है। ओके, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम ज़ूम इन करेंगे, पूरे मैप से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल ज़ूम इन ऑन सऊदी अरब। सही है। ठीक है? अच्छा, ये तो हमें पता है कि ये अच्छा, मेरा जो है कर्सर है वो भी नज़र आ रहा है आप लोगों को? कर्सर भी नजर आ रहा है जी, बिल्कुल। बस ठीक है, तो मुझे पॉइंट करना हो तो दैट इज़ गुड। अच्छा, ओके, नहीं नहीं नहीं, कर्सर नहीं आ रहा, सॉरी। हिलाए जरा, आप हिलाए। जी, नहीं, नहीं, कर्सर क्यों नहीं आ रहा? शायद आप पिक्चर ओपन करें तब है। ये क्यों हो रहा है पिक्चर ऐसा? ओपन है इस वक़्त। पिक्चर ओपन नहीं, जी, जी। अभी हम लोग के पास ना वो आ रहा है आपका, मतलब वो जो फोल्डर है वो ओपन हुआ हुआ है। पिक्चर अच्छा नहीं ओपन रियली? हुई। खैर जी, फिर तो सही है, मैं ओपन करती हूँ दोबारा। अच्छा, अब कर्सर वगैरह एक सेकंड। अब पिक्चर आई है? मेरे पास तो नहीं आ रही, बाकी लोग जरा बताएं उनके पास आ रहे हैं। फोल्डर में ना 1 2 3 4 करके फाइल्स लिखी हुई आ रही है। ठीक है, मैंने उसको डबल क्लिक किया है फर्स्ट फाइल को, तो मेरे पास ओपन हो गई है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने रू। हुँ, आप शेयर स्क्रीन आपने किया था? जी हाँ, जब बिल्कुल। और हुँ, नीचे देखिएगा, नीचे कोई चेक्स लगाने होंगे मेरे ख्याल से। आप चेक करिएगा शेयर स्क्रीन पे ना, नीचे जैसे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा होता है जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ ना, शेयर साउंड पे चेक लगाना होता है। तो आपके पास भी कोई ऐसा तो नहीं, कोई चेक नीचे रह गया हो लगाना? दोबारा से ओके, स्टॉप लेट मी शेयर सी। करके दोबारा शेयर ठीक है, करिए। ठीक है। आप लैपटॉप से करिए ना शेयरिंग। जी हाँ, लैपटॉप से। ठीक है, अभी मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी है। अभी मैं दोबारा हम्म। से शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। हाँ, नीचे देखिएगा कोई चेक ना रह जाए, सही है। ठीक है, सिस्टम ऑडियो उसने कहा है शेयर करें। फिर उसने ऑप्शन दिया है कि द साइट विल बी एबल टू सी द कंटेंट्स ऑफ योर स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो या एंटायर स्क्रीन। तो मुझे मैंने इसमें स्क्रीनशॉट से भेज विंडो सकते को हैं? किया है। अच्छा, आप इंटायर स्क्रीन को अगर मैं एंटायर करेंगे स्क्रीन कर देती हूँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। मे बी। और इसमें लेट्स सी। ओके, अभी एंटायर स्क्रीन मैंने कर दी है। और अब मेरी स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन भी आ रही है, कर्सर भी आ रहा है और पिक्चर मैप भी ओपन हो गया। चलिए, सही है। ज़बरदस्त। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दिस इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड मैप में हमें जो फ़ोकस करना है वो मिडल ईस्ट का एरिया है बेसिकली, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और उस उनके इमीडिएटली बाद जो कॉन्क्वेस्ट्स हुई थी, वो सऊदी अरब से शुरू हुई थी, अरेबिया से शुरू हुई थी और फिर वो वहाँ से सेंट्रीफ्यूगली यानी कि वहाँ से बढ़ती-बढ़ती गईं। एक सर्कल जो है वो सॉर्ट ऑफ बड़ा होता गया। तो जो अच्छा, एक सेंटर सेकंड। पॉइंट। रो जी। प्लीज, थोड़ा सा मुझे अगर आप ये बता दें कि अगर किसी के नॉलेज में हो कि देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहि सलाम थे ना, तो उनका कौन सा एरिया था? मतलब वो कितना दूर थे इस एरिया से? क्योंकि इस एरिया में तो नहीं आए थे हजरत ईसा ना। हज़रत ईसा का जो मैंने पढ़ा हुआ है वो ये था कि हम्म। नज़ारत सिटी थी जो मेरा ख़्याल है पैलेस्टाइन के एरिया में थी, वो उस एरिया में थी, वहाँ उनकी पैदाइश थी। और अच्छा अच्छा। जो बाकी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि उन्हें जो मतलब आखिरी जो वाक़यात हुए वो भी जेरूसलम में हुए थे। तो इलाका वो अच्छा फ़लस्तीन वाला था अच्छा, हज़रत यही था मतलब, ये ईसा। यूरोप अमेरिका वगैरह ये सब जो जगह है ये सब नहीं उसमें आ रही? नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, इसी सही तरह हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम का भी इलाका यही था। ऑल्दो वो अरब की तरफ भी आए थे, लेकिन है। बेसिकली वो सारी लाइफ़ जो इन्होंने वो फ़लस्तीन वाले इलाके में गुज़ारी थी। हजरत मूसा का भी इधर ही के ऐसा ही आसपास? है, ऐसा ओके ही है, ओके, बिल्कुल। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बस अब आप बताइए क्या था।
ओके। सो ये जो इलाका है जो जिसकी मैं बात कर रही थी, ये बेसिकली मिडल ईस्ट का इलाका कहलाता है। हम्म। ठीक है। और ये जनरली मैप पे देखा जाए तो कहाँ है, इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ में यूरोप है। ठीक है। और इसके ईस्ट में जो है वो सब कॉन्टिनेंट आ जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बड़ी नहीं हो अफगानिस्तान। सकती इसकी? अच्छा, और ये क्लियर थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ी से। थोड़ी सी हाँ ये वाली पिक्चर जो है ब्लर है, आगे हाँ इंशाल्लाह और क्लियर आ जाएंगी। ओके। ठीक। और इसके वेस्ट में अफ्रीका है। सो ये बेसिकली एरिया हमने पढ़ना है। अच्छा, ठीक है। सही। ठीक है। अच्छा, ये इसका आप क्लोजअप देख लेते हैं। ठीक है। अब मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज आती हैं उनमें क्या क्या है। ठीक है। एक तो हमारे पास है सऊदी अरब, ऑफ कोर्स। ठीक है। इसके अलावा ईरान, इराक। ठीक है। ये हो गया सऊदी अरब, हम्म। ईरान, इराक, इजिप्ट, टर्की। और फिर ये इलाका है जिसे हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें शाम का नाम दिया जाता है, या इसको इंग्लिश में लिवांट का इलाका कहते हैं। इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसके अंदर सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और लेबनान। ये कंट्रीज हैं जो कि हम जब शाम की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शाम के गवर्नर थे, बाद में वहां पर उन्होंने खिलाफत डिक्लेयर की, तो ये एरिया है जो शाम कहलाता है। दोबारा बताइएगा। एक तो लेबनान है, जॉर्डन और जी। जॉर्डन, पैलेस्टाइन, लेबनान। पैलेस्टाइन कहाँ पर है ये? ये इसका ये वाला, अच्छा, ये ये ओके जहाँ ओके। इन्होंने अच्छा अच्छा, कुछ ठीक और है। लिखा हुआ है, लेकिन ये पैलेस्टाइन का इलाका है। और हम्म ये ऊपर इसके नॉर्थ पे लेबनान है। हम्म ये हम्म, हम्म। नॉर्थ ईस्ट पे सीरिया है। और ईस्ट में जॉर्डन है। ठीक है, सही। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहीं पर हम ये देख लेते हैं कि सऊदी अरब को पेनिनसुला या जजीरतुल अरब, या मोर करेक्टली जजीरा नुमा अरब क्यों कहा जाता है। ठीक है। एक चीज हम्म होती है आइलैंड। आइलैंड इज समथिंग, कोई पीस ऑफ लैंड ऐसा हो जिसके चारों तरफ पानी हो तो उसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है। फिर एक चीज होती है पेनिनसुला। पेनिनसुला वो पीस ऑफ लैंड है जिसके तीन तरफ पानी हो। ठीक है। इसके अब देखिए, एक, दो और तीन तरफ पानी है, और फोर्थ साइड जो है वो लैंड से अटैच्ड हो। हम्म, ठीक है। तीसरी यानी कि तीसरी कौन सी तरफ है? एक तो ये लेफ्ट देखिए, एंड एक राइट। साइड पे हाँ। रेड सी आ गया। ठीक है। यहाँ हाँ। पे अरेबियन सी आ गया। और इधर ये पर्शियन गल्फ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है ठीक हो सही गया। ईस्ट में पर्शियन गल्फ, साउथ में अरेबियन सी, और वेस्ट में रेड सी। ठीक है। है। और एक साइड है, फोर्थ साइड है, जिससे वो अटैच्ड है लैंड के साथ। हम्म। ठीक है। दिस पर्शियन इज गल्फ नोन एज मतलब कोई सी? क्या होता है एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं। मतलब समुंदर गल्फ जो होता है अरेबियन ना। और रेड तो ठीक है, हाँ। जी, मैं आपको बताती हूँ। गल्फ जो है ना, वो यूं समझें कि ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला है। यानी कि वो ऐसी बॉडी ऑफ वाटर जो तीन हम्म तरफ से लैंड से कनेक्टेड हो, हम्म, और एक तरफ से जो है वो ओपन हो। अब आप इसको देखें कि अच्छा, ये पर्शियन गल्फ है, जो ऐसे करके ना ओके। एक सॉर्ट ऑफ इन्वेजिनेशन बना रही है पानी की। हम्म एक हम्म तरफ ईरान है, ऊपर इराक है, हम्म। वेस्ट पे सऊदी अरब है, और नीचे कोई लैंड नहीं है। यानी पर्शियन गल्फ में भी अरेबियन सी ही कनेक्ट हो रहा है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, पानी समझ वहीं कनेक्ट से हो गई। आता रहा है। है, जो मैं कहती हूँ कनेक्शन हो रहा है ना इसका पूरा का पूरा। अच्छा, ये डायरेक्टली बिल्कुल। एकदम कनेक्टेड भी नहीं है ना, यमन और ओमान आ रहा है इसमें यहाँ से, सऊदी अरब से। जी जी बिल्कुल, लेकिन जो अरेबियन पेनिनसुला का वर्ड यूज होता है वो इस पूरे इलाके के लिए होता है, उसमें हम्म यमन और ओमान ओमान भी ऐड कर दिया जाता है। मतलब अच्छा, जजीरतुल अरब में यमन, ओमान, सऊदी अरब सब आ रहे हैं, ऐसे ही तो होगा ना? सामने अच्छा, जी ठीक है, जी। राइट राइट राइट, ठीक है, राइट। बट अरेबियन पेनिनसुला को हम सिनोनिमस नहीं समझेंगे विद सऊदी अरब। सऊदी अरब कंट्री अलग चीज है, अरेबियन हाँ, पेनिनसुला अलग चीज है, विच ठीक है, इंक्लूड डन। सऊदी अरेबिया प्लस यमन, ओमान, यूएई वगैरह। हम्म अरेबियन पेनिनसुला की उर्दू फिर जजीरतुल अरब हो गया है ना? जी बिल्कुल, ठीक है, जजीरतुल सही। अरब या जजीरा नुमा अरब। जजीरा हम्म नुमा का वर्ड पेनिनसुला के लिए यूज होता है उर्दू में। हम्म, सही 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 ठीक है। सही। सो ये अगेन मैं ये बता देती हूँ कि पेनिनसुला जो कि वन साइड से जो है वो लैंड से अटैच्ड हो, गल्फ जो वन साइड से वाटर से अटैच्ड हो। ठीक है। ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट डे, ये सऊदी अरब की अब मैप है। ये प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन है सऊदी अरब के प्रोविंसेस की, जो आजकल है 13 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। और मक्का, मदीना, ये भी अलग अलग प्रोविंसेस हैं।
इसी तरह तबूक, कसीम, ये सारे नजरान, ये सब प्रोविंसेस हैं और टोटल जो है वो 13 प्रोविंसेस में इस टाइम मॉडर्न डे सऊदी अरब जो है वो डिवाइडेड है। अरुण एक मिनट बताइए, एक मिनट रुकिएगा। मक्का मदीना आप कह रही है प्रोविंस है, ये सिटीज है ना? प्रोविंस के तो ऐसा ही अंदर है, बहुत सारे सिटी होते हैं ना? लेकिन इनको प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया है, यानी कि मदीना प्रोविंस के अंदर मदीना सिटी कैपिटल है उसका, और फिर अच्छा और भी कुछ सिटीज हैं उसमें छोटी। अच्छा 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 अच्छा, सही है। सही। और अच्छा, मक्का हम लेकिन प्रोविंस में भी फिर सिटीज और भी हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही छोटे हम्म, छोटे होंगे जो इतने फेमस नहीं होंगे, मतलब कभी, है ना ऐसा कुछ? ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सही है, है। ठीक बिल्कुल है, ऐसा सही ही है। है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि कसीम प्रोविंस जो है उसमें मेरे पेरेंट्स रहते हैं, और बहुत छोटा सा प्रोविंस है, और उसके अंदर हम्म। एक ही सिटी है बुरैदा, जो कि उसकी कैपिटल है, लेकिन वो समझ लें कि इस्लामाबाद से भी छोटी है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। ठीक है। अच्छा, तो आप सोच लें कि बाकी जो सिटीज होंगी या बाकी जो एरियाज होंगे वो कितने छोटे होंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है, अच्छा, सही। अब ये हमने देख लिया प्रेजेंट डे, लेकिन हम जब पढ़े हिस्ट्री तो उसमें हम पढ़ते हैं हिजाज, नज्द, ये वाले वर्ड्स यूज हम्म। करते हैं, तो वो तो यहाँ नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिफरेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी पुरानी। ठीक है, उसमें अब आप देखें कि ये प्रोविंस ऑफ हिजाज था, जिसके अंदर मदीना, मक्का, जद्दा, ठीक है, और मेरा ख्याल है ताइफ भी इधर ही है। और ये प्रोविंस नज्द है, इसी तरह असीर, यमन। तो ये डिवीजन थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उनके बाद अर्ली इस्लामिक जो ज़माना था उसमें। अच्छा, हिजाज में मक्का मदीना दोनों बोथ आएंगे ये इसमें, जी, हिजाज में, ठीक है। मक्का मदीना जद्दा तौइफ, ये तो सब कम से आएंगे। कम है ही है। कम से जी, कम इतने तो आएंगे ही, और भी शायद छोटे मोटे होंगे कुछ। बिल्कुल। और आगे फिर हम मैप्स में देखेंगे कि ज़्यादातर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में सऊदी अरब का पार्ट मुसलमानों के अंडर था, वो यही था, ये एरिया ही था ज़्यादा। फिर बाद में हिजाज और कॉन्क्वेस्ट नज्द। हुई तो फिर हिजाज और उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो मुल्हिका इलाके थे। ठीक है, हम्म। ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमें बेसिक बेसिक मैप के कंट्रीज की जो पोजीशन है उसका आइडिया हो गया है, तो अब हम ये देख लेते हैं। ये थोड़ा इतना अच्छा मैप नहीं है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा बस मैंने ये बताना है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था, तो ये जो कंट्रीज थी जिन्हें आज बाद में मुसलमान हो गई खुलफा राशिदीन के टाइम, वो किन किन के अंडर थी। अब ये देखें कि ये अरेबियन पेनिनसुला है, और उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है ना, दो बड़ी एम्पायर्स हैं। ठीक है, एक ईस्ट में जो है वो पर्शियन एम्पायर है, ठीक है, ग्रीन में जो नजर आ रही है। ठीक है, ये सारा ये जो बॉर्डर है ये पर्शियन एम्पायर का था, और ये पूरा जो था इसमें ईरान, इराक और कुछ और भी ऊपर के इलाके, ये सारा जो था ये बहुत बड़ी एक सुपर पावर थी उस टाइम की। ठीक है, जिसे फिर मुसलमानों ने मगलूब किया था। इसी तरह ऊपर नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ये सारी जो थी ये रोमन एम्पायर थी। ठीक है, इसमें ये सारा इलाका ऊपर का जिसमें टर्की आ जाता है। ठीक है, टर्की से ऊपर जाएं तो ये यूरोप का भी इलाका टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ साउथ वेस्ट में आए तो इजिप्ट भी, ये सारा रोमन एरिया था। ठीक है, तो आप देखें कि सॉर्ट ऑफ सऊदी अरब की अरेबियन पेनिनसुला की जो लैंड कनेक्शन थी बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो सारी जो थी वो एक तरफ से रोमन्स ने काबू की हुई थी और दूसरी तरफ से पर्शियंस ने। अच्छा 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 अच्छा, राइट। जबरदस्त। सही। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अब ये है जो जो हमने एक्सपेंशन की मुसलमानों ने। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके के टाइम पर जनरली अरेबियन पेनिनसुला जो था वो कॉन्क्वेस्ट उसकी कॉन्क्वेस्ट हुई थी, और वो भी इस तरह हुई थी कि कुछ जगहों को, कुछ इलाकों को कॉन्कर किया गया था, जंगें हुई थी, और बाकी इलाके देखें जैसा हमने पढ़ा भी था, सीरत में भी हम पढ़ते हैं कि फिर लोग जो थे फतेह मक्का के बाद खुद आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जौक दर जौक आए और मुसलमान हुए, और फिर वापस अपने इलाकों में गए। तो ये अरेबियन पेनिनसुला जो है ये जनरली तकरीबन सारा मुसलमान हो गया था। ये डार्क ब्राउन वाला जो ये नबी पाक डार्क सल्लल्लाहु अलैहि ब्राउन, वसल्लम, अच्छा ठीक है, बिल्कुल, सही। बिल्कुल, ये डार्क ब्राउन कलर, और ये अरेबियन पेनिनसुला है हमारा। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं। ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया, तो इस साइड पे जो थी वो आपके पास ईरान, इराक, ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया जो है सारा, ये क्या था, ये लिवांट का शाम का एरिया आ गया। ठीक हम्म। है, ऊपर इस जगह पे ये टर्की है,
और फिर इधर से निकले तो ये आपका इजिप्ट आ जाता है, और फिर ये आगे इससे सारा नॉर्थ अफ्रीका है। ओके। तो ये ठीक लाइट है। ब्राउन क्या मेंशन कर रहा है? लाइट ब्राउन से जो कलर है इसका डार्क ब्राउन ल- अलग कब हो गया जी, ना ये? लाइट ब्राउन एक्सपेंशन बता रहा है जो खुलफा राशिदीन के टाइम पे एक्सपेंशन हाँ, हुई है। ठीक है, राइट राइट राइट। ठीक है। ओके, और वो हम जिस तरह पढ़ भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक हुई थी, कि ईस्ट में जो है वो अप टू बलूचिस्तान हुई। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे इन्होंने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, सॉरी लाइट ब्राउन किया हुआ है, और दैट मीन्स कि ये बलूचिस्तान को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा। ये देखें, ये पाकिस्तान है, और ये जी। इसकी इस तरह से टेल निकली हुई है बलूचिस्तान की, और उसके अंदर थोड़ा सा इन्होंने ये ब्राउन कलर दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा वहां तक इसी तरह ये अफगानिस्तान है ये पूरा। ठीक है। हम्म। दिस इज अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान को भी उन्होंने काफी सारा पार्ट उसका भी हिस्से में। ठीक है। और ये ऊपर फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, और ये सारा का सारा ईरान है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आए तो ये फिर इराक आपका आ जाता है। ठीक है। इराक आ गया, और इराक से आगे आए तो ये अगेन लिवांट कंट्रीज हैं, शाम की कंट्रीज, सीरिया, ठीक है, जॉर्डन, पैलेस्टाइन और लेबनान, और दिस इज इजिप्ट। ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम वेस्ट में इजिप्ट, और ईस्ट में जो है वो ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, ये वो इलाका था जो कि खुलफा राशिदीन के अंडर कॉन्कर हो गया था। ठीक है। और उसमें से इजिप्ट मैक्सिमम, अफ्रीका में आता है कि मिडिल ईस्ट में आता है इजिप्ट? इजिप्ट मिडल ईस्ट में आता है। अच्छा अच्छा, सही है। जी। ठीक है। तो मैक्सिमम जो एक्सपेंशन हुई थी वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पर हुई थी, और फिर उनके बाकी खुलफा राशिदीन के दरमियान टाइम पर भी कुछ ना कुछ उसमें एडिशन होती रही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट येलो कलर जो है ना लेकिन वो हजरत अली के दौर में नहीं हो सकी थी ना, बिल्कुल भी नहीं हुई ऐसा थी ही है, उनके दौर ऐसा ही है, में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो हम जिस तरह पढ़ रहे हैं कि वो आपस में ही होता रहा, कि इजिप्ट हजरत अली के पास चला गया, फिर हजरत मुआविया के पास, इस तरह होता रहा, लेकिन फर्दर एक्सपेंशन नहीं हुई। अच्छा, अब येलो कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंशन उमैयद कैलिफेट के दौरान, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ऑनवर्ड्स, जितने उमैयद खलीफा थे उनके अंडर क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, इसमें हम पहले ईस्ट में देख लेते हैं। तो ईस्ट में जो है वो ये देखें, पाकिस्तान तक आ गई है बात, सिंध में जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे वो भी इसी ज़माने में हुआ, और ऊपर जो है वो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और ऊपर फिर कुछ चाइना का हिस्सा, और ये सारा जो है ये आ गया इसके अंडर। अच्छा, और जो वेस्ट है उसमें क्या हुआ, उसमें नॉर्थ अफ्रीका की मजीद कंट्रीज आ गई। ठीक है। और इसमें जो कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें है मोरक्को और लिबिया, और तीसरी कंट्री है अल्जेरिया। सो दिस इज मोरक्को, दिस इज अल्जेरिया, एंड दिस इज लिबिया। तो ये कंट्रीज भी ऐड हो गई थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक ये कंट्री ऐड हुई है, ये मुझे कोई बता सकता है आपके ख्याल में क्या होगी? ये हबशा तो नहीं है? हबशा कहाँ होता था वो भी, या वो उधर ही होता था हाँ, मिडिल ईस्ट में? हबशा जो है वो इथियोपिया है, वो जरा नीचे है, वो अच्छा, इस तरफ करके कहीं है। अफ्रीका का हिस्सा है ना? नहीं, ये देखिए ना, नहीं। ये टिप ऑफ अफ्रीका टच कर रही है, लेकिन इसका ये एक कंट्री है जो कनेक्टेड टू यूरोप ज्यादा है, ये अच्छा, स्पेन है। अच्छा। स्पेन। ठीक है। तो स्पेन भी इस टाइम जो है वो कॉन्कर हो गया था। आप हबशा कहाँ बता रही हैं अरु? हबशा अफ्रीकन कंट्री है, और इट इज समवेयर, मैं दोबारा इसका मैप शेयर कर दूंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरफ कहीं है, या तो यहीं कहीं है, या थोड़ा सा और साउथ में है। हम्म, सही सही सही, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग ऑफ अफ्रीका जिसे कहेंगे ना। मेरा यही अंदाज है, मैं सही भी सही सही। कंफर्म कर दूंगी लेकिन आपको। सही। ठीक है। तो जैसे येलो कलर उमैया खिलाफत बताया है ना, उमैया। जी हाँ, बिल्कुल, जी जी। ओके, ठीक है, राइट। ठीक है। सो ये जिस तरह एक वो होता है ना, चीज एक सेंटर पॉइंट से फैलती है, उस तरह सऊदी अरेबिया से फैली, अरेबियन पेनिनसुला से। ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ एक सर्कल सा बन रहा है ना, कि एक एक दोनों तरफ जो है वो एक्सपेंशन हो रही है। पहले इतनी हुई, फिर उसके बाद और बढ़ती गई, और दोनों डायरेक्शन में एक्सपैंड होता गया। अब इंशाल्लाह इसमें एक और कलर आएगा और हमारी जनरेशन और अगली जनरेशन पूरी दुनिया में
इस्लाम को फैलाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, हमें ज़रूर याद इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आमीन। हम्म, अच्छा, ये एक मैप मुझे मिला तो मैंने कहा चलिए ये भी ऐड कर दूँगी कि हज़रत उमर के टाइम पे अब आप देखें, अब हम सिंस हमने पीछे पढ़ लिया है थोड़ा-सा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये क्या-क्या एरियाज़ वो हैं। तो जनरली जो खुलफाए राशिदीन के टाइम पर एक्सपेंशन हुई, वो देखें वो ज़्यादातर उसमें से हज़रत उमर के टाइम की हुई भी है। हम्म, ये देखिए ये सारा शाम का एरिया, हम्म, ठीक है? हम्म, यहाँ पे देखिए ईरान सारा, ये अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इवन ये बलूचिस्तान। अच्छा, हम्म, फिर उसके बाद इस तरफ इजिप्ट में, ये वाला ये इजिप्ट। सो ये मोस्ट ऑफ इट जो थी वो हज़रत उमर के टाइम पर ही हुई थी। अरूप क्या कहते हैं, हजरत उमर के उसमें आधी दुनिया पर इस्लाम आ गया था, इस तरह से ऐसा है? ही है, ऐसी बात सही। कही जाती है, बिल्कुल, यानी क्या बिल्कुल। रह गया इसमें? देखिए एक ऑस्ट्रेलिया रह गया मेरे ख्याल से, और अमेरिका रह गया, ऐसे ही है ऐसा ना? ही है, देखिए, ऐसा ही है, और यूरोप का कुछ हिस्सा हो गया, कुछ हिस्सा रह गया, यही बचा मेरे ऐसा ही ख्याल है। से। हम्म, बिल्कुल, क्योंकि यूरोप उस का टाइम हिस्सा जो हो गया था ना मुसलमान। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, क्या क्या? मैंने कहा यूरोप का कुछ हिस्सा तो मुसलमान हो गया था ना, जाहिर है। सही 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 सही। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसकी उसका मैप है थोड़ा-सा। इसमें जो ग्रीन कलर है ना, वो है हज़रत अली के अंडर जो इलाका था, ठीक है? अच्छा, जज़ीरतुल अरब, ठीक है? और इस तरफ इराक, ईरान और उससे मुल्हिका जो इलाके थे, ठीक ठीक है? है। और हम्म, जो एरिया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के अन्हु के अंडर था, वो रेड में है, वो ये शाम हम्म, का एरिया है, ये सारा, हाँ ये एरिया है। अच्छा, बहुत अच्छा बयान ठीक है? किया वैसे तो। ठीक है। और ये एरिया जो है ये हिस्टोरिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फ़हीन आपने कहा कि नबी भी जो है वो ज़्यादातर जो हमें हिस्ट्री मिलती है वो वहीं की है। इसी तरह ये एंड ऑफ टाइम्स के लिए भी यही एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है और हम देख रहे हैं आजकल के वहाँ के मुसलमानों का ईमान भी हम देख रहे हैं और हम्म, हम ये भी देख रहे हैं कि थिंग्स आर इन मोशन कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी उस एरिया के बारे में और एंड ऑफ टाइम्स के बारे में। सो ये हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। पैलेस्टाइन आता है और शाम सीरिया आता है और जी, और जॉर्डन, लेबनान, लेबनान, ठीक है, राइट। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये जो ब्लू में एरिया है ना, ये इन्होंने दिया हुआ है कि ये हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु के अंडर था। लेकिन इफ़ेक्टिवली ये भी फिर हमें पता है कि चूँकि वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही थे, तो हम्म, ये भी हज़रत मुआविया के अंडर फिर आ गया था इजिप्ट। इजिप्ट, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं कि हम्म, अल्टीमेटली वो मिस्र जो था वो हज़रत मुआविया के अंडर आ गया था। जंग सफीन के बाद। ऐसा ही है, बिल्कुल, सही बिल्कुल। सही। सो ये एक ओवरव्यू सा था। अगर और किसी को इसमें डिटेल चाहिए हो या कुछ तो मैं कुछ और सर्च कर सकती हूँ। इंटरनेट से मुझे जितना मिला वो ये था तो मैंने कहा शेयर कर लें। हमें तो दिल ही नहीं कर रहा कि ये खत्म हो, बेचारा आप बोलती रहो, मैं सब भी यही याद सोच रही रहो, थी। मजा आ रहा मैं है। आगे भी बता और बता, इतना अच्छा और जो समझ भी में पता आया, है, जो थैंक भी यू पता रू। है बताए बताए बताए, बहुत मजा आ रहा है। हाँ क्या हुआ? कौन मजा आ थी रहा उसमें? है। जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त हो गया। कभी भी ऐसे मैप समझ नहीं आए, जबकि बहुत दफा कोशिश की है यूट्यूब पे भी कुछ समझने की, और टीचर्स ने भी समझाया है, लेकिन अरूप इतना आपने इजी करके जो बताया है ना, और बीच हाँ बीच में बहुत चीजें अच्छा समझ। बताया, बहुत अच्छा हाँ, बताया, मुझे पहली दफा इतना अच्छा समझ में आया, यकीन करें। अभी सच में। इस्लामिक पॉइंट समझ में आया ना तो बहुत मजा आया। हाँ, और जज़ाकल्लाह रिपीट भी खैर। किया जैसे आपने चीजों को, और सारी चीजें ना उससे फिर रह जाता है ना जहन में, वरना आगे आगे बढ़ते जाओ तो फिर भूल जाता है बंदा कि ये क्या हुआ। तो अब बहुत हमें जबरदस्त है। जब भी हम पढ़े होंगे और हमें मैप्स को रेफर करना होगा तो हम फिर इनको देख लिया करेंगे। अरे हाँ, जबरदस्त। जबरदस्त इंशाल्लाह। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया अरूब, आपने इतनी मेहनत से, आपका भी काफी टाइम लगा होगा ना ये डेटा कलेक्ट करने में और सब ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे अल्लाह बहुत ताला मज़ा आया, फिर। ये मेरी बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ है तो आपने मुझे मज़े अच्छा। का काम दिया था। नहीं और भी जबरदस्त कुछ हो तो मजा आ बताती रहा करें भी हमें इस तरह की ज़रूर, चीजें ना। बिल्कुल, ज़रूर, इंशाल्लाह। गया चलिए, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, चलिए अब मैं बुक शेयर करती हूँ। ये तो मतलब वो होता है ना गोल्डन वर्ड्स, ये गोल्डन वीडियो के तौर पे अपलोड होनी चाहिए ये वाली हाँ वीडियो। फरीन इसको रिकॉर्ड किया है ना। हाँ हाँ, मैं ये रिकॉर्ड है दोबारा सारा। सुनूंगी मैं। इतना अच्छा तो वाकई में ये मतलब बहुत प्रेशियस है ये वाली वीडियो ना। हाँ, जबरदस्त। चलिए,
अपने अपने सर्कल में आप लोग भी ना ये वीडियो रोटेट करिएगा भाई, कितने सारे लोग हैं, इससे इंटरेस्ट और डेवलप होता है ना, वरना सब लोग लॉस्ट रहते हैं कि भाई क्या बात हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा, हिजाज क्या था, जजीरतुल अरब क्या था, कब से हम मैं लोग भी पढ़ रहे हैं, यही अब सोच रही जाके थी कि कुछ समझ। बच्चों को बैठ के दिखाऊंगी मैं, और उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हाँ है। हाँ, बिल्कुल सब लोग दिखाएं, सब अपने उसमें सर्कल में शेयर करें भाई। हाँ अच्छा, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना ये वाली जो थी कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जो डिफरेंट लश्कर भेज रहे थे डिफरेंट एरियाज को कब्जा करने के लिए, लेकिन ज्यादातर लश्कर जो है वो इसी तरह से मायूस लौट रहे थे, उनको वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने वो पढ़ा था जो अमीर हज कि भाई इराकी लश्कर में से कोई अमीर हज मुकर्रर होगा या फिर शाम वालों में से, ठीक है, उसके ऊपर हमने पूरी सारी डिटेल्स पढ़ी थी। फिर आखिर में उनके थे ना, वो कौन थे, उस्मान बिन तलहा मेरे ख्याल से नाम था उनका, वजीर तरह नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। इसी तरह जिनको जिनके ऊपर फाइनल हुआ था कि उनकी जो कबीला है उसको शुरू से कुंजी दी जाती थी ना खाने काबा की, इसलिए उस पर फिर इत्तेफाक हो गया था कि उनको अमीर हज बनाया जाए। फिर हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था मिस्र का कजिया, जैसे अभी रूप ने बताया ना, इजिप्ट का जो एरिया है उस पर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का कब्जा हो गया था, तो वो किस तरह से हुआ था वो उसकी डिटेल्स इसमें आ रही होंगी, तो हम वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मिस्र का कजिया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग सिफ़ीन के बाद इस शरई दलील के तहत कि उनके नजदीक इराकी हुकूमत गैर आईनी थी जिससे क़िताल मशरू था, मुख्तलिफ मुहिम्मात के जरिए अपनी आज़ाद हुकूमत की तोसी की कोशिश करते रहे, मगर उन्हें कतन कोई कामयाबी ना हुई। 1.5 बरस बाद सन 38 हिजरी में उन्हें पहली बार मिस्र पर कब्जे के जरिए अपनी हुकूमत की तोसी का मौका मिला। ठीक है, अभी तक शाम का जो एरिया था बस उतना ही एरिया उनके कब्जे में था। ठीक है, इजिप्ट तो उसके अलावा है, सही है ना। तो फिर अब इजिप्ट पे कब्जे की किस तरह से बात हो रही है आगे देखते हैं, मतलब वहां पे हुकूमत मिली उनको, जो कि मिस्र इससे पहले तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर था। ठीक है ना। मिस्र में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बहुत मुस्तहकम ना थी, क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से मिस्र शाम और फलस्तीन के साथ लगता था। अब कैसा मजा आ रहा है ये लाइन पढ़ने में ना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया जहन में कि जोग्राफियाई लिहाज से मिस्र शाम और फलस्तीन के साथ लगता था। ठीक है, यानी कि सीरिया, फिर शाम और फिलिस्तीन लेफ्ट साइड पर आ रहा है, फिर उसके और लेफ्ट साइड पे मिस्र, सही है ना। तो वहां पर जो है उनकी हजरत अली की खिलाफत बहुत मुस्तहकम नहीं थी, और वहां अपनी फौज को अहले शाम के मुकाबले में मजबूत रखना मुश्किल था। नीज वहां उस्मानी तहरीक के लोग भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत के लिए तैयार ना थे। इस बुहरानी कैफियत के बायस 3 बरसों के दौरान मिस्र में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के 3 हाकिम मोहम्मद बिन अबी हुदैफा, कैस बिन साद और अश्तर नकी यके बाद दीगरे मुकर्रर हुए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र पर कब्जा इसलिए जरूरी समझते थे कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी दौर में मिस्र शर पसंदों की तहरीक का अहम मरकज बन चुका था। ठीक है, हज़रत मुआविया इसलिए ज़रूरी समझते थे कि हज़रत उस्मान के जो आखिरी बिल्कुल दौर था उसमें मिस्र जो है शर पसंदों की तहरीक का अहम मरकज़ था ना, सबसे ज़्यादा जो शर पसंद वहाँ से ही आए थे मिस्र की तरफ से ना, वो लोग ही सबसे ज़्यादा प्लानिंग वगैरह कर रहे थे हज़रत उस्मान के अगेंस्ट। तो इसलिए वो चाहते थे कि मिस्र पे तो सबसे पहले कब्जा होना लाज़मी है। मुफसिदीन का बड़ा काफ़िला मिस्र ही से मदीना गया था। उस वक्त हजरत उस्मान की तरफ से मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन अबी सरा थे। ठीक है, इजिप्ट के गवर्नर उस वक्त हजरत उस्मान ने जो सेट किए थे वो अब्दुल्ला बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ शर पसंदों की सरगर्मियों को रोकने के लिए वो सन 35 हिजरी के आखिर में उकबा बिन मालिक को अपना नायब बनाकर मिस्र से निकल पड़े थे। अच्छा, क्या मतलब हज़रत उस्मान के खिलाफ शरपसंदों की सरगर्मियों को रोकने के लिए, ठीक है, वो अच्छा यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरा का बता रहे हैं कि हज़रत उस्मान के खिलाफ जो शरपसंद जो भी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे थे, उसको रोकने के लिए सन 35 हिजरी के बिल्कुल एंड में उक़बा बिन मालिक को उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरा ने उक़बा बिन मालिक को अपना नायब बनाया और फिर वो मिस्र से निकल गए थे। उनके जाते ही बागी तहरीक के रहनुमा मोहम्मद बिन अबी हुजैफा ने दारुल हुकूमत फुस्तात पर कब्जा करके उकबा बिन मालिक को निकाल दिया था। ठीक है, जैसे ही अब्दुल्ला बिन अबी सरा मदीना के लिए निकले मिस्र से, तो फिर उकबा बिन मालिक को अपना नायब बना के, तो फिर जैसे ही वो निकले तो जो बागी तहरीक के रहनुमा थे मोहम्मद बिन अबी हुजैफा,
ठीक है? वो उन्होंने दारुल हुकूमत फुस्ताद पर कब्जा करके, ठीक है, जो कैपिटल था मिस्र का, सही है ना, फुस्ताद, उस पर कब्जा करके उक़बा बिन मालिक को वहां से निकाल दिया था, क्योंकि वहां पे उनको गवर्नर सेट करके गए थे ना अब्दुल्ला बिन अबी सरा, तो उनको हटाकर फिर मोहम्मद बिन अबी हुजैफा जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। इब्ने अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हो फलस्तीन पहुंचे थे कि पीछे बगावत की इत्तला मिली। ठीक है, अभी मिस्र से निकलकर फलस्तीन तक ही पहुंचे थे कि उनको न्यूज मिली कि ये बागी गिरोह जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है उसकी, तो वो पलटे, मगर बागियों ने उन्हें मिस्र की सरहद पर रोक लिया। तो अब वो वापस मिस्र में एंटर होना चाह रहे थे अब्दुल्ला बिन अबी सरा, लेकिन बागियों ने फिर उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया और मिस्र में उनको अंदर आने नहीं दिया। इसके बाद वो अस्कलान चले गए, अस्कलान, जहां उन्हें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मिली। अच्छा, अब अस्कलान कोई इलाका है, पता नहीं। तो वहां पर वो पहुंचे तो वहां पर उनको खबर मिल गई कि हजरत उस्मान जो है शहीद कर दिए गए। वो वही गोशा नशी हो गए और कुछ मुद्दत बाद वही फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर वहां पर ही ना, जो अस्कलान का इलाका है वहां पर ही उनका इंतकाल हुआ। ठीक है। अच्छा। फ़हीम, हाँ। अस्कलान जो है ना वो पैलेस्टाइन के साउथ में है। साउथ पैलेस्टाइन में एक सिटी है। अच्छा, 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 साउथ में से नीचे। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह। तो वहाँ पर ही फिर उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, नीचे ये मैंने पढ़ दिया था कि हाशिया देखती हूँ, लास्ट वाला। बाज़ रावियों का ये बयान दुरुस्त नहीं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूदगी में मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ने मिस्र पर कब्ज़ा किया था। ठीक है। अच्छा, कुछ रावी ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूदगी, यानी उनकी प्रेजेंस में ही मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ने मिस्र पर कब्जा किया था। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा का जिक्र पीछे आ चुका है। उसकी परवरिश हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी, मगर ये जवान होकर किसी काबिलियत के बगैर मनसब हासिल करना चाहता था। ठीक है, मोहम्मद मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा की जो परवरिश है हज़रत उस्मान ने की थी, लेकिन किसी काबिलियत के बगैर वो ये चाहते थे कि कोई ओहदा उनको मिल जाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तजुर्बेकार बनाने के लिए उसे मिस्र भेजा। ठीक है, तजुर्बेकार एक्सपीरियंस यानी गेन करने के लिए मिस्र भेजा, मगर ये वहां साजिशी तहरीक से मुतासिर होकर मिस्र के गवर्नर हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुखालिफ बन गया। और जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान की मदद के लिए निकले, तो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ने दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। तो ये बता रहे हैं हज़रत उस्मान ने ही मतलब परवरिश की थी, और फिर इवेंचुअली हज़रत उस्मान के ही अगेंस्ट ये जो है तहरीक में शामिल हो गए थे। अच्छा फरहीन, इसमें जो बैकग्राउंड है ना वो ये है कि जो जाली खतूत थे, जिस हज़रत अली के नाम से, हज़रत आयशा के नाम से और हज़रत उस्मान के नाम से, तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नाम से, तो ये जो मिस्र का वाक़या हुआ था, एक मतलब इनका अमीर माविया का जब ग्रुप निकला था, तो एक शख्स जो है लेटर लेके इनको दिखाया, मतलब देखा फिर भागा। अच्छा, इन्होंने ध्यान नहीं दिया इनके लश्कर ने, फिर दोबारा आया देखा, फिर वापस भागा। यानी कि वो एक होता है ना कि अट्रैक्शन दिया कि यार ये जुस्तजू कि ये कौन है? तो हम्म। उसको फिर जब पकड़ा गया, तो उसमें उसके साथ एक जाली खत निकला था, जिसमें इनको ये जो खवारिज हैं, इन बागियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। यानी जो लश्कर बैकफुट पे चला गया था, वापस जा रहा था। ये उसके साथ हुआ था सिनेरियो, सॉरी। मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। हज़रत अमीर माविया यानी उस लश्कर के साथ हुआ था जो बैकफुट पे चला गया था, जो वापस एक लश्कर 3 लश्कर जो चले थे बगावत के लिए, उनमें से एक जो पिछड़ गया था उनके। तो उसको इस तरह से ट्रैप किया गया था, जो वापस जा रहे थे, उन्होंने जब ये खत पढ़ा कि जी हज़रत उस्मान के नाम से ये खत है कि इन सबको वहाँ मिस्र पहुँचने पर कत्ल कर दो। हम्म। तो इससे ये बात एक और यहाँ पे साबित होती है, वहाँ पिछले भी उसमें हमने रेफ़रेंस में ही पढ़ा कि जी हज़रत अब्दुल्ला बिन सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वहाँ से मिस्र से कूच कर चुके थे। वो सही तो है। फ़लस्तीन जा चुके थे, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों उन्हें खत लिखेंगे? लेकिन इस लेटर की वज़ह से, जाली खतूत की वज़ह से भी काफ़ी लोग ना इनको इन्फ्लुएंस कर पाए और हज़रत उस्मान के अगेंस्ट कर पाए थे। तो वही हम्म। चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि वो तो शाम जा चुके थे, मिस्र में नहीं थे उस वक़्त। तो वहाँ जाकर फिर बाद में जब शाम से चले हज़रत उस्मान की मदद के लिए, तो उन्हें रास्ते में खबर मिली कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है।
तो बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो यही, फिर उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा है, इसने जाके फिर उसको टेक ओवर करने की कोशिश की और किया भी। तो जो बैकग्राउंड है वो यही है कि खत की वजह से ही ये लोग जो हैं अगेंस्ट हो गए थे और ज्यादा शिद्दत आ गई थी कि इन्होंने तो हमें मुआहिदा करके डिस्कशन करके अपनी गलतियां मान के और सारी दलाइल देकर हमें वापस भेज दिया, और यहाँ ये हुक्म दे रहे हैं हमारे लिए कि हमें कत्ल कर दो। तो यानी अब उस्मान को कत्ल कर दो। ये इनका फिर हो गया था, माइंडसेट हो गया था इस बात के लिए। सही सही सही, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई बात कहनी है? ठीक है ना। तो अब क्या है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिस्र पर पहला हमला और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा का कत्ल। ठीक है, इस दौरान मदीना मुनव्वरा में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन चुके थे। क्या मतलब इस दौरान? वो तो पहले ही बन चुके थे ना? मैंने कुछ मिस किया है क्या पीछे? मतलब खिलाफत के दौर की बात है, जब वो मिस्र पे कुछ कर रहे थे और जगह जगह लोगों को भेज रहे थे, उसके बाद की बात कर रहे अच्छा ठीक है। तो इस दौरान बता रहे मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन चुके थे। उन्होंने जिस तरह दीगर बागियों से बैत लेकर उन्हें खिदमात सुपुर्द की, उसी तरह सियासी मसलहत के तहत मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को भी मिस्र की गवर्नरी पर बरकरार रखा। ठीक है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही वो खलीफा बने थे। तो बता रहे जिस तरह उन्होंने बागियों से एक तो बैत ले ली थी और उनको डिफरेंट खिदमात सुपुर्द की, यानी डिफरेंट डिफरेंट ओहदों पर जैसे लगाना, बहुत सारे काम होते थे ना वो उन पर मामूल करना। फिर सियासी मसलहत को कह रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने जो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा जो वहाँ का गवर्नर बन गया था मिस्र का, उनकी खिलाफत उनके खलीफा बनने से पहले ही, तो वो बरकरार रखा, उन्होंने चेंज नहीं किया। ठीक है। मगर ये सूरत-ए-हाल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए काबिल बर्दाश्त ना थी। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना उस तहरीक का रहनुमा बोला गया ना मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को, जो मिस्र वाले ही लीड कर रहे थे एक तरह से उस पूरी तहरीक को ना, हज़रत उस्मान के खिलाफ जो स्टार्ट हुई थी। तो उस तहरीक को एक तो लीड कर रहे थे मिस्र वाले, उनमें भी उनका लीडर मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा, ठीक है? तो और वो मिस्र का गवर्नर बना हुआ है, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कह रहे हैं कि ये जो बात है ये काबिल बर्दाश्त नहीं थी, कि मतलब उनको मतलब यही वो चाह रहे होंगे ना कि सबसे पहले तो इसको हटाया जाए ना, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को ये गवर्नरशिप से मिस्र की। तो हज़रत अली ने बरकरार रखा सियासी मसलहत को देखते हुए, ठीक है ना? मगर ये सूरत-ए-हाल हज़रत मुआविया के लिए जो है काबिले बर्दाश्त ना थी, क्योंकि वो हज़रत उस्मान के मुखालिफिन को बहरहाल कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहते थे। बस वो हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर मिस्र की सरहद सरहद अरीश पर जा पहुँचे। ठीक है? वो फिर अपने साथ अम्र बिन अल-आस को लेकर वहाँ पहुँचे, मिस्र के बॉर्डर पर। हरीफ की पेशकदमी की खबर सुनकर मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ने भी सरहद पर पहुँचकर अरीश के किले में मोर्चा बंदी कर ली थी। मोर्चा बंदी, मोर्चा कहते हैं ना उसको, हैं। वो छावनी बना ली थी। क्या चीज़? छावनी बना लेना जी, छावनी हाँ, बना ली फौजी थी छावनी अपनी। जिसे कहते हैं ना, फौजी छावनी जैसे हाँ, बनती है इस तरह से। कैंप जैसे आर्मी कैंप हाँ, जैसे कैंप सेटअप कर हाँ, लेना इस तरह। आर्मी कैंप जैसे। ओके सही है। ठीक है, तो वहाँ पे जब हज़रत मुआविया और अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खबर मिली मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को, तो मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ने भी सरहद पर वहाँ ही पहुँचकर और मोर्चाबंदी कर ली। शामी फ़ौज ने किले का मुहासरा करके ऐसी संगबारी की, यानी पत्थर बरसाए ना, ठीक है? शामी फ़ौज ने किले का मुहासरा कर लिया, उस किले में ही जहाँ पे मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा ने अपनी सब ये मोर्चाबंदी की थी, उसका मुहासरा कर लिया, उसे सराउंड कर लिया और ऐसी संगबारी की कि मिस्री फ़ौज को हथियार डालना पड़ा। ठीक है? इजिप्ट की फ़ौज को हथियार डालना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफा को साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। अच्छा, अब जो इजिप्ट का गवर्नर है, सोचिए कितना बड़ा वाक़या हुआ होगा। इजिप्ट के गवर्नर को कत्ल कर दिया गया शामी लश्कर ने, सही है ना? तो अब अरीश के बाद दरियाए नील तक सहराई इलाका था और फुस्तात में दिफ़ाई इंतज़ामात गैर मामूली थे। मतलब एक्सेप्शनल थे, बहुत ज़बरदस्त थे, ऐसी कुछ है ना? गैर मामूली और मतलब ऑर्डिनरी नहीं थे। देखिए अरीश के बाद दरियाए नील तक सहराई इलाका था पूरा और फुस्तात में दिफाई इंतजामात गैर मामूली थे, इसलिए शामी कायदीन ने मजीद पेशकदमी को मुनासिब ना समझा और वापस चले गए। अच्छा कि मजीद और अंदर एंटर हो मिस्र में,
और वहाँ पे और इलाके फ़तह करने की कोशिश करें और हमले करें मेरे ख़्याल से ना, तो वो नहीं किया हज़रत मुआविया ने, क्योंकि उनकी जो दिफ़ाई इंतज़ामात थे मिस्र के वो बहुत ही ज़्यादा आला होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो उस वक़्त उन्होंने इस चीज़ को मुनासिब ही समझा कि मज़ीद अंदर एंटर हो, ठीक है ना? तो बस वहाँ पर जो कत्ल कर दिया था मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा और उनके साथियों को, तो बस ये वाली बात हो रही है, ठीक है ना? और मज़ीद एंटर नहीं हुए। और पहला हाशिया पढ़ लेती हूँ, ये सन 36 हिजरी का वाक़या है, जब हज़रत अली इराक में जंग जमल जैसे मसाइल का सामना कर रहे थे। अच्छा, उस वक़्त ये जंग जमल वहाँ पे हो रही थी और यहाँ पर जो है ये हो रहा था, ये मिस्र के जो गवर्नर हैं, उनको कत्ल किया था हज़रत मुआविया ने। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा के कत्ल का ये वाक़या अगरचे वाक़ई से मनक़ूल है, मगर दीगर मौरिख़ीन से इसकी तायीद होती है। मसलन इब्न यूनुस अल-मारी और भी इसे सन 36 हिजरी का वाक़या बताते हैं। और क्या आ रहा है? शाम कल्बी की रिवायत इससे बिल्कुल अलग है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा का कत्ल हज़रत अम्र बिन अल-आस के मिस्र पर कब्ज़े के बाद हुआ था। अच्छा, पहले कब्ज़ा कर लिया, ठीक है ना? अभी तक तो कब्ज़ा नहीं हुआ था ना मिस्र पर, पहले कत्ल हुआ ना, तो बता रहे हैं कि पहले कब्ज़ा किया हज़रत अम्र बिन अल-आस ने मिस्र का, उसके बाद कत्ल हुआ मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा का, यानी सन 38 हिजरी में। क़राइन बताते हैं कि कल्बी की रिवायत नाक़ाबिले एतबार है, ठीक है? ये वाली जो रिवायत है नाक़ाबिले एतबार है। और सन 36 हिजरी वाली सही है, यानी कि पहले कत्ल किया गया, फिर मिस्र पर कब्ज़ा किया गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।